मोदी सरकार पहले जमीन हड़पने का अध्यादेश लाई, अब खेती हड़पने के 3 काले कानून लेकर आई है। खेत खलिहान को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मोदी सरकार बना रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, कृषि को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का षड्यंत्र। हरित क्रांति को हराने की भाजपाई साजिश को कांग्रेस कभी कामयाब नहीं होने देगी। मोदी सरकार ने खेत खलिहान अनाज मंडियों पर 3 अध्यादेशों का क्रूर प्रहार किया है। ये काले कानून देश में करोड़ों किसानों, मजदूरों, आड़तियों को खत्म करने की साजिश के दस्तावेज हैं। खेती और किसानों को मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का यह एक सोचा समझा षड्यंत्र है। अब यह साफ है कि मोदी सरकार पूंजीपति मित्रों के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही है। अन्नदाता किसान व मजदूर की मेहनत को मुट्ठी भर पूंजीपतियों की जंजीरों में जकड़ना चाहती है। किसान को लागत जमा 50% मुनाफा देने का वादा कर सत्ता में आए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तीनों अध्यादेशों के माध्यम से देश में खेती के खात्मे का पूरा उपन्यास ही लिख दिया है। अन्नदाता किसान के वोट से जन्मी मोदी सरकार आज किसान के लिए भस्मासुर साबित हो रही है। सच्चाई ये है साथियों के मोदी सरकार है ही किसान विरोधी। साल 2014 में सत्ता में आते ही किसानों के भूमि मुआवजा कानून को खत्म करने का अध्यादेश लाई। तब भी श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस व किसान के विरोध से मोदी जी ने मुंह की खाई थी और अब भी खाएंगे। किसान, खेत मजदूर, आड़ती, अनाज व सब्जी मंडियों को जड़ से खत्म करने के इन 3 काले कानूनों की सच्चाई हम 10 बिंदुओं में लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। पहला बिंदु, अनाज मंडी, सब्जी मंडी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स कमेटीज को खत्म करने से पूरी कृषि उपज खरीद व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। ऐसे में किसानों को न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा और न ही बाजार भाव के अनुसार फसल की कीमत। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी शासित बिहार प्रदेश है, जहां साल 2006 में एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी या अनाज मंडियों, सब्जी मंडियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। कि अनाज मंडी, सब्जी मंडी और एपीएमसी व्यवस्था को खत्म करने का सबसे बड़ा उदाहरण बिहार प्रदेश है। बिहार में अनाज मंडी पूरी तरह से खत्म कर दी गई। आज हालात ये हैं कि किसान की फसल को दलाल बिहार में औने पौने दाम पर खरीदते हैं और फिर उसे पड़ोस के राज्यों में ले जाकर एमएसपी पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। अब अंदाजा लगाइए, अगर पूरे देश की मंडी व्यवस्था ही खत्म हो गई तो इसका सीधा सीधा नुकसान किसान और खेत मजदूर को होगा और सबसे बड़ा फायदा मुट्ठी भर पूंजीपतियों को होगा। दूसरा बिंदु, किसान को खेत के नजदीक अनाज मंडी, सब्जी मंडी में उचित दाम किसान के सामूहिक संगठन एवं मंडी में खरीदारों के परस्पर कंपटीशन के आधार पर मिलते हैं।
मंडी में पूर्व निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसान की फसल के मूल्य निर्धारण का बेंचमार्क है। यही एक उपाय है जिससे किसान की उपज की सामूहिक तौर से प्राइस डिस्कवरी यानी मूल्य निर्धारण हो पाता है। अनाज मंडी और सब्जी मंडी व्यवस्था किसान की फसल की सही कीमत, सही वजन और सही बिक्री की गारंटी है। अगर किसान की फसल को मुट्ठी भर कंपनियां मंडी में सामूहिक खरीद की बजाय खेत में जाकर खरीदेंगे तो फिर मूल्य निर्धारण, वजन व कीमत की सामूहिक मोल भाव की ताकत स्वाभाविक तौर से खत्म हो जाएगी। इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान किसान को होगा। तीसरा बिंदु, मोदी सरकार का यह दावा है कि अब किसान अपनी फसल देश में कहीं भी ले जाकर किसी प्रांत, किसी मंडी में बेच सकता है और इसके लिए वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। साथियों, ये सरासर सफेद झूठ है। आज भी मंडी उपज बिक्री व्यवस्था में भी देश का किसान अपनी फसल को किसी प्रांत की किसी मंडी में ले जाकर बेच सकता है क्योंकि एपीएमसी एक्ट में इस पर कोई पाबंदी नहीं। और दूसरी बात जो मोदी जी नहीं बता रहे, कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक देश का 86% किसान 5 एकड़ से कम भूमि का मालिक है। औसत मलकियत जमीन की जो है वो 2 एकड़ या उससे कम है। 2 से 5 एकड़ की मालिक वाला भूमि की मालिक वाला किसान ना हरियाणा से मद्रास अपनी फसल को ले जा सकता, ना असम से बंगाल और पंजाब तक लेकर आ सकता, ना पंजाब का किसान बंबई तक जा सकता। उसे तो अपनी फसल नजदीक से नजदीक वाली मंडी में बेचना है। और अगर मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो किसान स्वाभाविक तौर से अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव पर नहीं बेच पाएगा और इन अध्यादेशों का ये सीधे सीधे विपरीत प्रतिकूल असर किसान पर होगा। चौथा, मंडियां खत्म होते ही अनाज और सब्जी मंडियों में काम करने वाले लाखों करोड़ों मजदूर, आड़ती, मुनीम, तोल करने वाले व्यक्ति, ढुलाईदार, ट्रांसपोर्ट, शेलर, इन लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी और आजीविका अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इन तीनों काले कानूनों का यह असर भी है। पांचवां बिंदु, अनाज और सब्जी मंडी व्यवस्था खत्म होते ही प्रांतों की आय भी खत्म हो जाएगी। प्रांत 2 किस्म की फीस मंडियों में लगाते हैं, एक है मार्केट फीस और दूसरा है ग्रामीण विकास फंड। इन दोनों फीस से, इस पैसे से प्रांतीय सरकारें ग्रामीण अंचल का ढांचागत विकास भी करती हैं, नई मंडी, मार्केट यार्ड और सब मार्केट यार्ड का निर्माण भी करती हैं और खेती बाड़ी को प्रोत्साहन भी देती हैं। अगर ये पैसा ही नहीं रहा तो फिर ग्रामीण अंचल की तरक्की और विकास का क्या होगा? मैं एक उदाहरण देकर यह बताता हूं। गेहूं के इस ताजा सीजन में जो संपूर्ण हुआ है, पंजाब ने लगभग 127,45,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। इससे पंजाब सरकार को 736 करोड़ रुपया मार्केट फीस का मिला और लगभग इतनी ही राशि ग्रामीण विकास फंड में मिली। जो हमारे आड़ती भाई हैं, मुनीम हैं, मजदूर हैं, उनको 613 करोड़ रुपया केवल एक फसल सीजन में कमीशन का मिला। और यह पैसा किसान नहीं देता, यह पैसा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरी खरीद एजेंसियां देती हैं।
या जो प्राइवेट फैक्ट्रियां या कंपनियां मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए आते हैं, वो इस पैसे का भुगतान करते हैं। अब जब ये पैसा ही खत्म हो जाएगा तो ग्रामीण अंचल का, मंडियों का, गांव के लोगों का विकास, खेती का विकास कैसे होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 6, कृषि विशेषज्ञों का मानना है और कहना है कि इन तीनों अध्यादेशों की आड़ में असल में मोदी सरकार शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट लागू करना चाहती है, जिसके मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई के द्वारा खरीद करनी ही ना पड़े और 1 लाख करोड़ रुपया सालाना मोदी जी बचा पाए। आप ये समझ सकते हैं कि अगर एफसीआई ने खरीद बंद कर दी तो किसान, या कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कपास की खरीद बंद कर दी, तो किस प्रकार से, या फ्लोरिकल्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फूल की, या फ्रूट कॉरपोरेशन ने सब्जियों या फलों की खरीद बंद कर दी, तो किसान को मूल्य मिलेगा कैसे? वो केवल मुट्ठी भर पूंजीपति कंपनियां होंगी जो अपनी मर्जी से मूल्य का निर्धारण करेंगी। 7वां बिंदु, इन अध्यादेशों के माध्यम से ठेका प्रथा में फंसवाकर किसान को अपनी ही जमीन में मजदूर बनाने का षड्यंत्र है। आप बताइए, क्या 2 से 5 एकड़ वाला किसान बड़ी बड़ी देश की 3 या 4 कंपनियों से नेगोशिएट करके फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है? उसकी क्या क्या क्लॉज होगी उसका निर्णय कर सकता है? क्या उस अनुबंध पर बराबरी के आधार पर बड़ी कंपनियों से 2 एकड़ वाला साधारण गरीब किसान नेगोशिएशन कर सकता है? जवाब नहीं में है। यही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अध्यादेश की सबसे बड़ी खामी तो यह भी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद अनिवार्य ही नहीं। यानी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अनुबंध करके किसी भी औने पौने दाम पर किसान की फसल या उपज को खरीद सकते हैं। जब मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 2 या 3 या 4 या 5 एकड़ का किसान एक बहुत बड़ी अडानी, विल्मर या ऐसी किसी कंपनी से अनुबंध करेगा, तो क्या वो बराबरी के आधार पर यह निर्णय कर पाएगा? क्या मोदी सरकार इस देश में, जिससे कांग्रेस लड़ी और अंग्रेज से भी हम लड़े, एक नई जमींदारी प्रथा का पदार्पण कर रही है? यही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से कानूनी पेचीदगियों और अफसरशाही के जंजाल में गरीब और साधारण किसान को फंसा दिया जाएगा। अगर कंपनी और किसान में खरीद को लेकर कोई विवाद हुआ तो उस कॉन्ट्रैक्ट की इंटरप्रिटेशन के लिए पहले एक बोर्ड बैठेगा, फिर एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर के पास अपील जाएगी। मैं ये आपके दर्शकों और पाठकों के विवेक पर छोड़ता हूं। क्या 2 या 3 या 4 या 5 एकड़ वाला गरीब किसान बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका अफसरों के ऊपर पूरा असर होगा और जिनके पास बड़े से बड़ा कानूनविद होगा, क्या किसान उनका मुकाबला कर सकता है? सीधे सीधे गरीब किसान, साधारण किसान लुट जाएगा और ये कंपनियां उसकी आय और आजीविका पर नियंत्रण कर लेंगी। 8वां बिंदु, कृषि उत्पाद, खाने की चीजों, सब्जी, फल फूल इत्यादि, इनकी स्टॉक लिमिट को पूरी तरह से हटाकर आखिरकार ना तो किसान को फायदा होगा और ना ही कंज्यूमर को कोई फायदा होगा। अगर किसी को फायदा होगा तो वो जमाखोर और काला बाजारी करने वाले व्यक्तियों को फायदा होगा। वो सस्ते भाव किसान की फसल को खरीदकर, उसकी फल और सब्जी को खरीदकर जमाखोरी कर
कंज्यूमर को महंगे दाम कानूनी तौर से बेचने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण मैं और देता हूं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अगर रबी 2020-21 की रिपोर्ट को आप पढ़ें तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला है जो चौंकाने वाला है। उनके मुताबिक सरकार दाल खरीद लेती है किसान से, और जब दाल की फसल बाजार में आने को होती है तो सरकारी एजेंसियां दाल को बाजार में बेच देती हैं। इससे बाजार भाव किसान की फसल का गिर जाता है। इसी तरह से 2015 का एक और उदाहरण आपके सामने है, जब 2 या 3 बड़ी कंपनियों ने 45 रुपया किलो पर विदेशों से दाल मंगाकर हिंदुस्तान में 170 रुपया से 200 रुपया किलो बेची और 2.5 लाख करोड़ का घोटाला किया। आप बताइए, जब पूरी स्टॉक लिमिट ही खत्म हो जाएगी तो फिर जमाखोर और काला बाजारों को आम उपभोक्ता से औने पौने कीमतें वसूलने से कौन रोकेगा, और किसान की फसल सस्ते भाव पर खरीदकर कंज्यूमर को कई गुना ज्यादा भाव पर बेचने से कौन रोक पाएगा। 9वां बिंदु, इन अध्यादेशों में क्योंकि किसान के साथ 2 बड़े वर्ग और भी हैं। वो कौन है? एक है खेत मजदूर, भूमिहीन मजदूर, जो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों से है, और दूसरा है बटाईदार और मुजारा, जो किसान से पट्टे पर लेकर जमीन काश्त करता है, जमीन जोतता है। इन अध्यादेशों में पूरी तरह से खेत मजदूरों को, जमीन जोतने वाले बटाईदारों को, जमीन जोतने वाले मुजारों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया और उनके अधिकारों का कोई संरक्षण नहीं है। ऐसा लगता है कि मोदी जी इस देश के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के बाहुल्य खेत मजदूरों, बटाईदारों, काश्तकारों और मुजारों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। और 10वां और आखिरी बिंदु, ये तीनों अध्यादेश संघीय ढांचे पर सीधे सीधे हमला है। मोदी जी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात किया करते थे, पर जैसा आप जानते हैं कि खेती और मंडियां दोनों संविधान के 7वें अनुच्छेद या 7th शेड्यूल का हिस्सा है और इसलिए यह प्रांत के अधिकार क्षेत्र में आता है। परंतु इन अध्यादेशों को लाने से पहले मोदी सरकार ने किसी प्रांत से कोई राय मशवरा किया ही नहीं। ऐसा क्यों? एक और, आखिर में ये किसान किसकी परिधि में, जुरिस्डिक्शन में आते हैं? प्रांतीय सरकारों की, क्योंकि खेती प्रांतीय सरकारों का विषय है और खेती की जमीन प्रांतीय सरकारों के क्षेत्र में जुरिस्डिक्शन में आती है। प्रांतीय सरकारें खेती का संरक्षण भी करती हैं, खेत और खलिहान का संरक्षण भी करती हैं और प्रोत्साहन भी देती हैं। ऐसे में इस प्रकार के काले कानून लाने से पहले प्रांतीय सरकारों से राय मशवरा क्यों नहीं किया गया? यह संवैधानिक परिपाटी का सीधे सीधे उल्लंघन है। साथियों, महामारी की आड़ में किसानों की आपदा को मुट्ठी भर पूंजीपतियों का अवसर बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। इस साजिश को देश का किसान और मजदूर कभी भूलेंगे नहीं और भारतीय जनता पार्टी की 7 पुश्तों को इस दुष्कृत्य का परिणाम भुगतना पड़ेगा। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। होता है तो वो जमीन को माँ के बराबर मानता है। वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बनना उसे किसी भी सूरत में पसंद नहीं आ सकता। आपको मालूम होगा इस बारे में सन 50 के दशक में चर्चा उठी, समाप्त हो गई पंडित नेहरू के कार्यकाल। अब ये इस प्रकार से, चूंकि भारतीय जनसंघ के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि कृषि क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जाए, तो ये कृषि क्षेत्र को एक प्रकार से पूंजीपतियों की झोली में डालना होगा और किसान को अपनी ही जमीन पर भिखारी बना देना होगा। क्या इसका विरोध
कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर करके सशक्त तरीके से करेगी। शुक्रिया कपूर साहब। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संसद के अंदर और संसद के बाहर इन अध्यादेशों का विरोध करने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने सभी अध्यादेशों के अध्ययन के लिए एक विशेष समिति भी बनाई थी और वो समिति भी इसी निष्कर्ष पर पहुंची है और उन्हीं की गाइडेंस से ये सारी बातें मैं आपको बता पाया हूं। कांग्रेस पार्टी जमीनी संघर्ष किसान के लिए लड़ेगी, मंडी के आड़ती और मजदूर के लिए लड़ेगी, खेत मजदूर के लिए लड़ेगी, काश्तकार मुजारे और के लिए लड़ेगी, जमीन जोतने वाले हर व्यक्ति के लिए लड़ेगी, क्योंकि ये दलों का विषय नहीं है। ये विषय रोजी रोटी और रोजगार से जुड़ा है। देश की आज भी हमें पता है कि 62 करोड़ के करीब आबादी आज भी खेती पर आधारित है। साढ़े 15 करोड़ किसान किस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों से ठेके नेगोशिएट कर पाएंगे? पूरी व्यवस्था को बाजार व्यवस्था में बदलने का भाजपाई षड्यंत्र है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश के पूंजीपतियों को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर खेती और खलिहान दोनों पर एक क्रूर आक्रमण कर रही है और उस क्रूर आक्रमण के आगे छाती अड़ाकर हम संघर्ष करने के लिए कटिबद्ध हैं जमीन पर। यही नहीं, मैं आपको याद दिलाऊंगा 2014 में मोदी जी ने बनते ही पहला हमला जो बोला था वो उचित भूमि मुआवजा कानून पर था। तब भी उन्होंने मुंह की खाई थी और अब भी मुंह की खाएंगे। धन्यवाद। Is in Parliament on this farm ordinance because there has been a lot of opposition to that, and you have given detailed 10-point agenda. Now, for example, the opposition seems to be coming more from northern India, in particular your state, Haryana and Punjab. Why is that? Why are other states not in complete agreement? Firstly, the draconian ordinances brought in by Modi government are still sinking in with the farmers' unions, their representatives, as also various governments, including those belonging to the ruling party. As I pointed out to you, the three draconian ordinances are a death knell for agriculture in India. The three draconian ordinances of Modi government will subjugate the farmer at the altar of handful of crony capitalists, making them laborer to toil on their own lands rather than getting remunerative price for their crop under the system of minimum support price and the crops to be sold in the agriculture market committees. We will speak to every party. Our leaders, floor leaders, will be speaking to every party. They are already in touch. And we will put up a joint opposition to the draconian ordinances of the Modi government aimed at subjugating the farming community and abolishing the livelihood of crores of people who are aligned with the grain market and other markets systems. And we shall fight Modi government tooth and nail on this issue. Thank you. कि उसका भी कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। ये ऐसा ही मामला फेडरल स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ या यूं कह लीजिए आमने सामने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जीएसटी के इशू में भी है। वहां पर भी यही होता है कि जो विपक्षी यूं कहें कि जो गैर भाजपा सरकारें हैं वो अपनी बात रखती हैं, लेकिन भाजपा शासित राज्य जो हैं वो सारी बात वही करते हैं जो केंद्र सरकार कहती है या केंद्र सरकार मानती है। इस इशू में भी आपको लगता है कि जो आप एक लार्जली कंसेंसस बनाने की बात कर रहे हैं वो बना पाएगा विपक्ष, और इन चीजों को जो सीधे तौर पे किसानों को परेशान करने वाली हैं उसके ऊपर आप एक विरोध कर पाएंगे और सरकार को झुका पाएंगे? सिद्धार्थ भाई, आपके सार्थक सवाल का साधुवाद। ये लड़ाई दलों की है ही नहीं, ये लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं,
ये लड़ाई मोदी सरकार बनाम किसान, मजदूर और आड़ती की है। इस लड़ाई में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी किसान, खेत मजदूर, छोटे छोटे मुनीम, छोटे छोटे मजदूर, ट्रांसपोर्ट, आड़ती, मंडी व्यापारी के साथ खड़ी है। क्योंकि आपने चर्चा की भाजपा शासित प्रदेशों या उनकी मित्र मंडली की, मैं आपके माध्यम से यह सवाल पूछता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई किसान नहीं? क्या चुने हुए नुमाइंदे जो सांसद और विधायक गण बैठे हैं, उनको खेती को लेकर चिंता नहीं? क्या दलगत राजनीति रोजी रोटी और आजीविका से बड़ी हो गई है? क्या प्रांतीय सरकारों ने और चुने हुए विधायकों और सांसदों ने जो भाजपा के साथ खड़े हैं, अपना जमीर बेच दिया है भाजपा की मंडी में? क्या उनको किसान की दुर्दशा नजर नहीं आती? अगर वो आज भी अंधे बने हैं, बहरे और गूंगे बने हैं, तो ऐसे चुने हुए सांसदों और विधायकों पर लानत है, उन्हें डूब मरना चाहिए। बजाय इसके कि वो भाजपा की मंडी में बेड़ियों में बंधे रहें, उन्हें आगे बढ़कर किसान की, मंडी के व्यापारी की, आड़ती की, छोटे दुकानदार की, मजदूर की, ढुलाई करने वाले मजदूर की और छोटे छोटे मुनीम और करोड़ों लाखों लोगों की आजीविका और रोजी रोटी पर हुए इस क्रूर आक्रमण का विरोध करना चाहिए। हम हर साथी को देश में इसके लिए आपके माध्यम से आह्वान करते हैं। धन्यवाद। और यही 3 काले कानूनों के खिलाफ उनकी लड़ाई है। और अभी हरियाणा में भी उसके एक दूसरे संगठन समूह ने प्रदर्शन किया और लाठीचार्ज हुआ। कांग्रेस क्या इन लोगों से कोई कोऑर्डिनेशन कर रही है या उन लोगों ने कुछ कोऑर्डिनेट किया है कि कांग्रेस भी उस दिन करे, या भविष्य की कोई और रणनीतिक रूपरेखा? जहां आदरणीय मित्र, जहां तक हरियाणा का प्रश्न है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पहले से ही 21 तारीख के लिए प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन की कॉल दे रखी है और हरियाणा प्रदेश में हम किसान के साथ आवाज से आवाज मिला उस संघर्ष में अपनी आवाज को जोड़ेंगे। जैसा मैंने कहा, यह लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं, ये लड़ाई भाजपा बनाम किसान, आड़ती, खेत मजदूर और आम मजदूर की लड़ाई है। और हर जगह जहां जहां किसान संगठन, मजदूर संगठन, व्यापारी संगठन विरोध करेंगे, कांग्रेस के साथी आगे बढ़कर उसमें अपनी आवाज जोड़ेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के साथ साथ किसान के बेटे भी हैं, मजदूर भी हैं, उस गरीब के हिमायती भी हैं जिसकी रोजी रोटी पर प्रहार मोदी जी ने किया है और जिसकी आजीविका को पूंजीपतियों की जोड़ी पर मोदी जी बेचना चाहते हैं इन तीनों अध्यादेशों के माध्यम से। धन्यवाद। लोग बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ा करते तो विपक्ष एक मंच पर एकजुट दिखा करता था और बैठकें होती थी। राष्ट्रपति के पास आप लोग ज्ञापन लेकर के जाते थे। आप कह रहे हैं सड़क पर हम लड़ाई करेंगे, संसद में लड़ाई करेंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इधर 2-3 महीनों में या 4 महीनों में आप लोगों ने कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई हो। और परसों जो है जब एक मुद्दा आएगा तो आप लोगों का विरोध का तरीका क्या होगा? क्या कोई स्थगन प्रस्ताव लाएंगे या किस तरीके से विरोध करेंगे आप लोग? आपने 2 प्रश्न पूछे। पहला तो मैं बड़ी विनम्रता से ये कहूंगा कि हर राजनीतिक दल का ये कर्तव्य है, ये धर्म है कि कुरुक्षेत्र की इस रण में कौरवों का विरोध करे और किसान, मजदूर, आड़ती और मंडी व्यापारी रूपी पांडवों के साथ धर्म और न्याय की लड़ाई में खड़ा हो जाए। जो ऐसा नहीं करेगा, आदरणीय साथी, वो भाजपा में हो, भाजपा का मित्र दल हो या कोई और राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान का इतिहास उसे माफ नहीं करेगा। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, हम लगातार न केवल हमारे मित्र दलों को परंतु अन्य विपक्षियों दलों तक पहुंचकर इस प्रकार के सामूहिक विषयों को रखते हैं। आपने कहा कि ऐसा नहीं हुआ, मैं आपको याद दिलाऊंगा। पिछले हफ्ते ही श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में
जीएसटी के मुद्दे पर एक से अधिक प्रांतीय सरकारों की, जिसमें गैर कांग्रेसी प्रांतीय सरकारें भी हैं और उनमें से कुछ से हमारा वैचारिक विरोध है, उन सब से मिलकर बैठक हुई, एक कंसेंसस हुआ जेईई और नीट के मामले में भी और जीएसटी के मामले में भी। इसलिए मैं विनम्रता से असहमत हूं कि कांग्रेस इस जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करती। हम ये निर्वहन करेंगे। जहां तक फ्लोर कोऑर्डिनेशन की बात है, इसको हमारे फ्लोर के लीडर्स लोकसभा और राज्यसभा के, वो आपको अवश्य सूचित करेंगे। राज्यसभा में गुलाम नबी जी और लोकसभा के अंदर अधीर रंजन जी और हमारे डिप्टी लीडर, और मैं उन्हें प्रार्थना भी करूंगा कि इस फ्लोर कोऑर्डिनेशन के बारे में आपसे वार्तालाप करें। धन्यवाद। You have now become a general secretary as well as what they call the special committee as well as chairman. So is this a sign that Rahul Gandhi loyalists are getting, because the letter writer is very happy and you've seen their statements. I don't want to get into that. I leave it to you to how do you judge it? Because there was a noting in the CWC where you said not to go to the press, but they have said what they have said as a matter of record, and they are not. They feel these are cosmetic changes. It doesn't go to the root of the structural reforms that are required in the Congress party. How do you respond to that? And does this give a room still now for Rahul Gandhi to become Congress president and said, because all his loyalists, you, Jitendra Singh, and others who have, I won't name them because it will be embarrassment, but are all set, are all stocked in that CWC as well as general secretaries and in charges of states? Well, Sunil ji, let me first thank you on a personal note. I also want to say that every Congress worker and every worker like me shall continue to discharge any duty that Congress president would assign to him or her. We consider it a personal honor to serve the Congress organization, which I personally have served now for over 4 decades. Having come to that, you mentioned some statements. I have not seen a single statement by any Congress leader. Until I see that, I think it would be unfair on my part to comment. I can only say one thing vis-a-vis former Congress President Shri Rahul Gandhi. If you recollect, Shri Rahul Gandhi was unanimously elected in an AICC session. Post the 2019 verdict, Shri Rahul Gandhi chose to take moral responsibility and resign. Crores and crores of Congress workers and unanimously all leaders, including the ones that you mentioned in the meeting of the CWC, expressed complete confidence in the leadership of Sonia ji and Rahul ji. And in fact, some of them urged him to take over as Congress president. But it is not for me to comment at this juncture. For Congress President Shrimati Sonia Gandhi has constituted an election authority and has set the process of election of the president in motion. Thank you. From the letter writers. So, is it selected? You don't want to respond to that. That is why you're saying that you're not ready. No, I have no hesitation in answering any question, and I think both of us have that experience of last 6 years that I do not skirt questions. I have not seen any individual comment other than mere speculation and guesses, number one. Number two, if you have seen that some new general secretaries have been added, and by way of our constitution, general secretaries are members of the CWC. Congress President remarks, let me recapitulate and recollect, where she had said that our job is to fight the Modi government and its anti-people policies and not fight with each other. And all of us are working towards that single-minded goal. Like Arjuna used to only look at the eye of the fish, if I may give you a metaphor from my state and the Mahabharata. So that is our objective, to fight for people's rights and against the anti-people policies of the Modi government. And we shall continue to do so. As far as how the election, etc. will take place, I would request you to speak to Madhusudan Mistry ji.
for he would be a better person to answer election related question. Thank you. से है, आपकी जानकारी में होगा कि मुंबई में एक कार्टून शेयर करने से नाराज आपके सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं ने एक रिटायर्ड नौसेना अधिकारी के साथ मारपीट की। ये खबर चल रही है मीडिया में, आपकी जानकारी में होगा। तो इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि संसद सत्र जो है वो 2 दिनों बाद शुरू हो रहा है और इस तरह के माहौल में पहली बार हो रहा है। ऑर्डिनेंस वाला इशू है, तमाम इश्यूज हैं, लेकिन विपक्षी दलों की बैठक नहीं हुई है इस बार, और ना अब जो बचा हुआ वक्त है उसमें कोई आसार नजर आ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस में जो आंतरिक झगड़ा पिछले दिनों में हमने देखा, क्या वो वजह जिम्मेदार है इस बार विपक्षी दलों के बैठक होने के पीछे? थैंक यू सर। आदरणीय मित्र, मौजूदा मोदी सरकार ने देश की संसद, देश की संसदीय प्रणाली और देश के प्रजातंत्र तथा देश के लोगों पर सीधे सीधे हमला बोल रखा है। अगर आप मुझसे पूछें एक आम नागरिक के नाते और एक किसान के नाते, आज सबसे बड़ा मुद्दा देश के 62 करोड़ लोगों के लिए कार्टून का नहीं, रोजी रोटी और व्यवस्था पर हमला का है। आज देश के 62 करोड़ लोग, किसान सड़कों पर पिट रहे हैं, पर हम किसी एक्ट्रेस के घर की खबरें चलाने में व्यस्त हैं। मीडिया के साथियों से भी बहुत विनम्रता से हाथ जोड़कर मेरा आग्रह है, अर्थव्यवस्था डूब रही है, 24% तक जीडीपी गिर गई। चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कर रखा है, फिंगर 4 पर सैनिकों का जमावड़ा किया हुआ है। ये तो हमारी सेना की बहादुरी है कि वो 1 इंच भी उस कब्जे को आगे बढ़ने से चीन के दुस्साहस को सीना ताने रोके खड़ी हैं। परंतु राजनीतिक नेतृत्व, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जैसे गुम हो गए हों, उनकी गुमशुदगी के पर्चे लग गए हों। और उधर 62 करोड़ किसान मजदूर, उनकी आजीविका खतरे में है। मुझे लगता है देश के सामने सार्थक मुद्दे ये हैं जिनकी चर्चा पूरा विपक्ष समेत कांग्रेस के संसद के अंदर भी करेगा और बाहर भी। पर थोड़ी सी जिम्मेवारी का निर्वहन, कार्टून, फिल्म एक्टर, फिल्म एक्ट्रेसेस, उनके मकान, उनके दफ्तरों, मुझे लगता है कि इस देश के 130 करोड़ लोगों के लिए बड़े मुद्दे शायद वो हैं जिनकी चर्चा मैंने आपसे कही। ये मैं विनम्रता से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा। धन्यवाद। संगठन में फेरबदल हुआ है, उस फेरबदल के बाद क्या एआईसीसी के प्लेनरी सेशन के बारे में कुछ चर्चा हो रही है कि एआईसीसी का प्लेनरी सेशन 6 महीने के अंदर होगा, जो कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में सहमति बनी थी, या इस कोरोना काल में उसमें देरी हो सकती है? आदरणीय मित्र, मैं एआईसीसी के प्लेनरी सेशन की तारीख अभी तक कोई निश्चित हो मेरी जानकारी में नहीं, और ये विषय महासचिव संगठन से जुड़ा हुआ है। मैं भी उन्हें कहूंगा कि वो इस बारे में आपको, अगर उनके पास कोई सूचना है, दें, और आप भी माननीय केसी वेणुगोपाल जी से इस बारे वार्ता कर सकते हैं। जहां तक चुनाव की प्रक्रिया का प्रश्न है, अब मधुसूदन मिस्त्री जी के नेतृत्व में सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की नियुक्ति हो चुकी है और चुनाव से संबंधित सब प्रश्नों का वाजिब यही रहेगा कि वो उत्तर दें। धन्यवाद। कल की जो घोषणा हुई है एआईसीसी में, रीशफल हुआ है, उसको लेकर है, कहीं ना कहीं साफ दिखाई देता है कि एक बैलेंसिंग एक्ट जो है वो किया गया, जो डिसेंटर्स थे उनको भी जगह मिली है, लेकिन ज्यादातर जो है, जो पदाधिकारी हैं वो सेकंड जनरेशन, या यूं कहीं एक जनरेशनल गैप दिखाई देता है। तो क्या माना जाए कि राहुल गांधी के लिए एक ये टीम तैयार की जा रही है कि राहुल गांधी अब अगर आगे अध्यक्ष बनते हैं, 6 महीने बाद चुनाव होता है, राहुल गांधी आगे आते हैं, उनकी टीम पहले ही तैयार हो गई है? आदरणीय मित्र, मुझे लगता है कि इस प्रकार का स्पेक्यूलेशन वाजिब नहीं। पार्टी में बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों ने, किसी का कोई गतिरोध नहीं था, एक स्वर से यह निर्णय किया कि श्रीमती सोनिया गांधी सब संगठनात्मक बदलाव नए सिरे से करें। उसके आधार पर सोनिया जी ने ये बदलाव किए।
बहुत सारे नए लोगों को मौका मिला है, बहुत सारे पार्टी के पुराने लोगों को मौका मिला है, बहुत सारे साथी जो पहले से चले आ रहे थे वो और ज्यादा बल से सेवा पार्टी की, संगठन की करते रहेंगे। संगठन में बदलाव का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष का है, जिस प्रकार से उन्हें कांग्रेस कार्य समिति ने अधिकृत किया था। मुझे लगता है कि हर बदलाव को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के तहत देखने की आवश्यकता है। हम में से कोई आएगा कोई जाएगा, पर संगठन बड़ा है, वो हमेशा मजबूत रहे, यही हम सबका ध्येय होना चाहिए। और इसी ध्येय को लेकर हम अपने अपने तरीके से परिश्रम कर रहे हैं ताकि जनता की आवाज कांग्रेस निरंतर बनी रहे। धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।